देखो ईटीएस ना, अब हमें एनसीईआरटी से देखना एक बार। ईटीएस की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या बोलेंगे ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और एक टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ईटीएस में क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स से ऑक्सीजन तक पहुंच जाता है ना। उसके लिए तो कौन काम करेगा? ईटीएस। जितने भी हाइड्रोजन ऊपर रिलीज हुए थे वो ईटीएस के 4 कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू ऑक्सीजन तक पहुंचेंगे। देखो टोटल मैंने तुम्हें कितने कॉम्प्लेक्स बताए थे? 5। कितने कॉम्प्लेक्स थे? 5। जो पहले 4 कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 टू कॉम्प्लेक्स नंबर 4, इसमें हम पढ़ेंगे ईटीएस। इसमें क्या है? ईटीएस। और जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है वो करवाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। वो क्या कराएगा? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है फॉस्फेट ऐड करना। फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉस्फेट ऐड करना। ये फॉस्फेट ऐड किया जाता है एडीपी में। किस में ऐड किया जाएगा? एडीपी में फॉस्फेट ऐड हो गया तो क्या बन गया? एटीपी। क्या बन गया? एटीपी। और हमें बनाने भी क्या थे? एटीपी। एनर्जी चाहिए ना रेस्पिरेशन से हमें। और ईटीएस में कितने कॉम्प्लेक्स है? 4। इन कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू हाइड्रोजन ट्रेवल कर रहा था। कौन ट्रेवल कर रहा था? हाइड्रोजन। और उनके साथ इलेक्ट्रॉन, है ना। ये ट्रेवल कर रहे थे फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर 1 टू कॉम्प्लेक्स नंबर 4। अगर रूट 1 की बात करूं तो रूट 1 में कितने कॉम्प्लेक्स थे? 4। सिर्फ ईटीएस में रूट 1 में कितने कॉम्प्लेक्स थे? 3। कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 3, कॉम्प्लेक्स नंबर 4, है ना। और रूट 2 में कितने थे? 3। कॉम्प्लेक्स नंबर 2, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 और कॉम्प्लेक्स नंबर 4, ये थे रूट 2 में। अब देखो, the following steps in the respiratory process are to release and utilize the energy stored in NADH plus H plus and FADH2. This is accomplished when they are oxidized through the electron transport system and the electrons are passed on to O2 resulting in the formation of water. अब ऊपर जितना भी हमने पढ़ लिया, ग्लाइकोलिसिस पढ़ लिया, क्रेब्स साइकिल पढ़ लिया, पायरुवेट ऑक्सीडेशन पढ़ लिया, उन सब में क्या रिलीज हो रहे थे? NADH और FADH2। वहां से हमें मिल रहे थे हाइड्रोजन आयन, और हाइड्रोजन आयन के साथ साथ और क्या मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन। क्या मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इन्हें हम ईटीएस के थ्रू पहुंचाएंगे ऑक्सीजन तक। किस तक पहुंचाएंगे? ऑक्सीजन तक। और फाइनली हमें क्या मिल जाएगा? वाटर। The metabolic pathway through which the electron passes from one carrier to another is called electron transport system. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो एक मेटाबॉलिक पाथवे। क्या है? मेटाबॉलिक पाथवे है। और इस पाथवे के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं एक कैरियर से दूसरे कैरियर तक, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 फिर आया था इलेक्ट्रॉन कैरियर, है ना। इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन आया था? यूबिक्विनोन या कोएंजाइम क्यू, है ना। उसके बाद आया कॉम्प्लेक्स 3। कॉम्प्लेक्स 3 के बाद आया था साइटोक्रोम सी, है ना। साइटोक्रोम सी आया था। फिर आया था कॉम्प्लेक्स नंबर 4 साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रेवल कर रहा है एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स। हाइड्रोजन तो कहां से जा रहा है? एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में। और इलेक्ट्रॉन जा रहा है एक कैरियर से दूसरे कैरियर पे। वही पूरे सिस्टम का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एंड इट इज प्रेजेंट इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोलिसिस कहां पे हो रहा था? साइटोप्लाज्म में। और ये जो ईटीएस है ना, ये प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे। ईटीएस कहाँ प्रेजेंट होगा? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे। कहाँ होगा साक्षी ईटीएस? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे होगा। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH produced in the mitochondrial matrix during citric acid cycle are oxidized by an NADH dehydrogenase, जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 1। देखो अब जो हमारे सिट्रिक एसिड साइकिल थी, सिट्रिक एसिड साइकिल को और क्या बोलते हैं? TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अब सिट्रिक एसिड साइकिल में बना था NADH। क्या बना था? NADH प्लस H प्लस, यही बने थे ना। अब जहां भी H प्लस है मतलब साथ में इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो सिट्रिक एसिड साइकिल में, TCA साइकिल में बना था NADH प्लस H प्लस, मतलब साथ में इलेक्ट्रॉन भी निकला होगा, है ना। अब वो बना कहां पे था? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। देखो ध्यान रखना,
जो हमारा ग्लाइकोलिसिस है वो होता है साइटोप्लाज्म में, उसके बाद के जो स्टेप है वो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, और ये जो ईटीएस है ये चलेगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। ये कहाँ चलेगा? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। तो अब जो हमारा ईटीएस का पहला कॉम्प्लेक्स है, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, वो कौन है? NADH डिहाइड्रोजिनेज। ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है ना हमारे ईटीएस का। तो इसने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जो कहां से आए हैं? NADH प्लस H प्लस से, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर देन ट्रांसफर्ड टू, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन है फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के बाद? यूबिक्विनोन। फिर इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसके पास? यूबिक्विनोन के पास, और यूबिक्विनोन जो है वो भी लोकेटेड है कहाँ पे? इनर मेम्ब्रेन पे, ईटीएस का पार्ट है। यूबिक्विनोन आल्सो रिसीव्स रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स वाया FADH2। अब या तो हम ये बोलेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। किसको एक्सेप्ट कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को। या हम यू बोल सकते हैं ये H प्लस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। किसको एक्सेप्ट कर रहे हैं? H प्लस को। अब H प्लस का एनसीईआरटी एक नाम लिखती है, वो नाम है रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट। H प्लस को एनसीईआरटी क्या बोल रही है? रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट। क्यों बोल रही है? क्योंकि जो भी हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है उसका क्या होता है? रिडक्शन। उसका क्या होता है? रिडक्शन। तो एनसीईआरटी ने H पॉजिटिव को और क्या बोला? रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर 1 ने, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 कौन था? NADH डिहाइड्रोजिनेज। उसने एक्सेप्ट किए इलेक्ट्रॉन जो TCA से आए थे, क्योंकि ETS से जस्ट पहले क्या चला था? TCA। ETS से जस्ट पहले क्या चला था? TCA साइकिल। तो वहां से जो इलेक्ट्रॉन आए वो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 ने एक्सेप्ट किए, फिर उनको ट्रांसफर किया यूबिक्विनोन के पास। यूबिक्विनोन ने, अब यूबिक्विनोन जो है इसने NADH के इलेक्ट्रॉन तो ले लिए, कौन से रूट के थ्रू? फर्स्ट रूट के थ्रू। पर यूबिक्विनोन पे ही आके और कौन सा रूट ज्वाइन होता है? रूट नंबर 2, है ना। सेकंड रूट जो है वहां से कौन आ रहा होगा? FADH2। किसके हाइड्रोजन आएंगे? FADH2 के। तो यूबिक्विनोन जो है वो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और सेकंड रूट में जो FADH2 है वहां से भी ले रहा है रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट। रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट मतलब H पॉजिटिव। अब ये जो FADH2 है, FADH2 TCA साइकिल में कब बना था? बताओ। एक ही पॉइंट पे बना था। कब बना था? याद करो। जब सक्सीनेट से फ्यूमरेट बना था। जब सक्सीनेट से, अब कैसे याद रखोगे? FADH2 का पहला लेटर क्या है? जो हम लोगों ने एनसीईआरटी के अंदर जो TCA साइकिल पढ़ी उसमें फ्यूमरेट है। कोई बात नहीं, पर हमें याद करना है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने नहीं दे रखा है, पर इन्होंने हाँ करना है, उसमें मैंने बताया ना, तो करना है हमें। देखो, FADH2 का पहला लेटर क्या है? F, और फ्यूमरेट का पहला लेटर भी क्या है? F। तो हम याद रखेंगे सक्सीनेट से जब फ्यूमरेट बनता है तब हमारा एक मॉलिक्यूल निकलता है किसका? FADH2 का। अब ये जो FADH2 है ये कौन से रूट से आता है? रूट नंबर 2 से, और वो रूट कनेक्ट होता है यूबिक्विनोन के पास, ठीक है। द रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन। अब देखो यूबिक्विनोन ने क्या एक्सेप्ट किया है? रूट 1 से भी और रूट 2 से भी हाइड्रोजन। क्या एक्सेप्ट किया है? हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया तो उसका क्या हुआ होगा? रिडक्शन। यानी यूबिक्विनोन का अब क्या हो गया? रिडक्शन। अब केमिस्ट्री में तुम लोग पढ़ते हो कि जैसे तुम्हारे पास अल्कोहल है, OH ग्रुप है, उसका ऑक्सीडेशन करोगे तो या तो बनेगा कीटोन या बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। अगर तुम्हारे पास कीटोन है ऑलरेडी, और कीटोन का अगर तुम रिडक्शन करोगे तो पीछे जाओगे ना। कीटोन से पहले क्या आता है? अल्कोहल। कीटोन का अगर रिडक्शन करोगे तो बनेगा अल्कोहल। क्या बनेगा? अल्कोहल, ठीक है। तो देखो हमारे पास था यूबिक्विनोन। क्या है? यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन में तुम्हें क्या लग रहा है कौन सा ग्रुप होगा? क्विनोन। ON नहीं आ रहा है तो कौन सा ग्रुप होगा यूबिक्विनोन में? कीटोन ग्रुप होगा। अब ये जो यूबिक्विनोन है इसने रूट 1 से भी हाइड्रोजन लिया और रूट 2 से भी हाइड्रोजन लिया, मतलब इसका हो गया रिडक्शन। क्या हो गया इसका? रिडक्शन। और जब कीटोन का रिडक्शन होता है तो बनेगा अल्कोहल। क्या बनेगा? पीछे जाते हैं हम, तो कीटोन के रिडक्शन से बना अल्कोहल। तो यूबिक्विनोन से अब बनता है यूबिक्विनोल। क्या बनेगा? यूबिक्विनोल, ठीक है। यूबिक्विनोन से क्या बन गया? यूबिक्विनोल बन गया, ठीक है। लेकिन ये हमेशा यूबिक्विनोल की स्टेट में क्यों नहीं रहता? क्योंकि ये अपने हाइड्रोजन फिर दे देगा कॉम्प्लेक्स नंबर
3 को, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को दे देगा तो वापस से क्या बन जाएगा, यूबिक्विनोन बन जाएगा। देख लिया। अब देखो, अब जब ये यूबिक्विनोल अपने इलेक्ट्रॉन या अपने रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट आगे दे देगा, आगे क्या प्रेजेंट है, साइटोक्रोम सी, क्या प्रेजेंट है, साइटोक्रोम सी, ठीक है, नहीं इससे आगे क्या प्रेजेंट है, यूबिक्विनोल से जस्ट आगे साइटोक्रोम BC1, है ना, जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर 3। ये साइटोक्रोम BC1 को दे देगा और उसके बाद जाएंगे किसके पास, साइटोक्रोम सी के पास। बताते हैं उसको, थर्ड कॉम्प्लेक्स क्या हमारा, साइटोक्रोम BC1। देखो हमारे पास था कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 का नाम क्या है, NADH डिहाइड्रोजिनेज, NADH डिहाइड्रोजिनेज। अब इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए यूबिक्विनोन को। इसने अपने इलेक्ट्रॉन क्यों दिए यूबिक्विनोन को, क्योंकि यूबिक्विनोन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कैरियर, क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो यूबिक्विनोन ने इलेक्ट्रॉन लिए, ऊपर से ये क्या ले रहा है, हाइड्रोजन इक्विवेलेंट, रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट, ऊपर से क्या ले रहा है, रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट ले रहा है, ठीक है। अब रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट लिए तो इसका रिडक्शन हो गया और यूबिक्विनोन से बन गया यूबिक्विनोल, क्या बन गया, यूबिक्विनोल बन गया, ऑल बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर 3, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 का नाम क्या है, साइटोक्रोम BC1। अब साइटोक्रोम BC1 जो है ये यूबिक्विनोल के हाइड्रोजन ले लेगा तो ये वापस से बन जाएगा यूबिक्विनोन, क्या बन जाएगा, यूबिक्विनोन। अब साइटोक्रोम BC1 के बाद था इलेक्ट्रॉन कैरियर, कौन सा, साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो ये यूबिक्विनोन के क्या ले लेगा, इलेक्ट्रॉन, क्या ले लेगा, इलेक्ट्रॉन। तो यूबिक्विनोन का इलेक्ट्रॉन तो किसने लिया, साइटोक्रोम सी ने, और यूबिक्विनोन का हाइड्रोजन किसने लिया, BC1 ने, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 ने। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, इलेक्ट्रॉन कैरियर इलेक्ट्रॉन लेगा और जो कॉम्प्लेक्स है वो हाइड्रोजन लेगा, यानी रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट। अब जो FADH2 है वहां से रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट लिया है कॉम्प्लेक्स नंबर यूबिक्विनोन ने, वहां से रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट लिया, क्यों, वहां से इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिया, मैंने तुम्हें ये बोला, बिल्कुल ध्यान से समझो इस चीज को। जो NADH डिहाइड्रोजिनेज है वहां से तो यूबिक्विनोन ने इलेक्ट्रॉन लिया क्योंकि यूबिक्विनोन एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है, पर जो तुम्हारा FADH2 वाला पार्ट था, FADFES था रूट 2 में, कॉम्प्लेक्स नंबर 2, वहां से उसने इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिए, वहां से रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट यानी हाइड्रोजन क्यों लिया, क्योंकि उसको आगे ट्रांसपोर्ट करना था, उसके पास था ही नहीं ना, उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि वो FADH2 बन गया, आप H पॉजिटिव है इसीलिए तो इलेक्ट्रॉन बना। हाँ, मेन रीजन क्या है मैं बताती हूँ तुम्हें। देखो एग्जैक्ट वर्ड तुम क्या यूज करोगे, जो तुम्हारा रूट नंबर 1 है, रूट नंबर 1 पे कितनी जगह ATP बनता है, 3 जगह, कितनी जगह है, 3 जगह, पर रूट नंबर 2 में ATP सिर्फ 2 जगह बनता है, क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर 2 पे कोई स्प्लिटिंग हाइड्रोजन की होती ही नहीं। अब जैसे तुम्हारे पास ये है H2 है, H2 की जब स्प्लिटिंग करोगे तभी तो तुम्हें ये मिलेगा ना 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जब स्प्लिटिंग करोगे तभी तो मिलेगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर 2 में कोई भी स्प्लिटिंग नहीं हो रही, कोई भी स्प्लिटिंग नहीं हुई मतलब वहां कोई ATP नहीं बना। अब उसके पास स्प्लिटिंग नहीं हुई तो मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन भी होंगे ही नहीं होंगे ना। हम तो मैंने गलत नहीं बोला ना तुम्हें, स्प्लिटिंग नहीं हुई ना, स्प्लिटिंग नहीं हुई तो यूबिक्विनोन वहां से क्या एक्सेप्ट करेगा, रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट, ठीक है। अब जबकि NADH डिहाइड्रोजिनेज जो है वहां तो स्प्लिटिंग हो गई थी, स्प्लिटिंग हो गई थी तो उसके पास इलेक्ट्रॉन थे, तो ये इलेक्ट्रॉन किसने एक्सेप्ट कर लिए, यूबिक्विनोन ने, है ना। यहाँ से तो इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए और FADH2 से हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया, इसीलिए यूबिक्विनोन से बना यूबिक्विनोल, ठीक है। और जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर 1 था उसके पास क्या रह गए, 2 H पॉजिटिव, क्या रह गए, 2 H पॉजिटिव, जो कि 2 2 2 करके टोटल 6 H पॉजिटिव हो गए थे, और लास्ट में क्या बना था, 3 ATP, ठीक है, क्योंकि एक ATP बनाने के लिए कितने H पॉजिटिव चाहिए, 2, तो 3 बनाने के लिए 6 चाहिए। ये बात आई समझ, ठीक है। देखो हम साइटोक्रोम C तक पहुंच गए, साइटोक्रोम C भी क्या है, को बनाने के लिए 2 H पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। टोटल H पॉजिटिव कितने हमारे, 6, रूट 1 से 6, ठीक है, तो 3 ATP बनेंगे। अब हम पहुंच गए साइटोक्रोम
सी तक। देखो अब साइटोक्रोम सी क्या है, ये बात इंपॉर्टेंट है। साइटोक्रोम सी जो है वो एक छोटा सा प्रोटीन होता है। साइटोक्रोम सी क्या होता है, एक छोटा सा प्रोटीन होता है। ये कल के टेस्ट में आया हुआ था क्वेश्चन। साइटोक्रोम सी एक छोटा सा प्रोटीन होता है जो कि इनर मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पे होता है। ठीक है, कोई भी मेम्ब्रेन उसकी दो सरफेस होंगी ना, एक आउटर सरफेस एक इनर सरफेस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, साइटोक्रोम सी क्या है, एक छोटा सा प्रोटीन, और वो इनर मेम्ब्रेन की भी कौन सी सरफेस पे होगा, आउटर सरफेस पे होगा। ठीक है, अब साइटोक्रोम सी है क्या, हाँ। अब क्या बोलना है इन्होंने, एक्ट एज मोबाइल कैरियर। साइटोक्रोम सी किसका काम करता है, मोबाइल कैरियर का। कैरियर किसका, इलेक्ट्रॉन का, फॉर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहां से कहां तक, साइटोक्रोम सी जो है ये किस किस के बीच में होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 और 4 के बीच में। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से कॉम्प्लेक्स नंबर 4 तक। ठीक है, अब इसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 4 जो है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 का नाम क्या है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। ये बात तो हमने देखी थी कि सारे जो कॉम्प्लेक्स हैं उनमें आयरन है, बट कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में आयरन के साथ साथ कॉपर भी है। पर इन्होंने यहाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या बताई है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है, हमें पता था उसके पास कॉपर है, लेकिन कॉपर के कितने सेंटर है उसके पास, 2। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास कॉपर के कितने सेंटर हैं, 2 सेंटर हैं कॉपर के। ठीक है, और जो हमारा साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज है उसके अंदर साइटोक्रोम ए प्रेजेंट होगा और साइटोक्रोम A3 होगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 को हम क्या लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 का नाम तो क्या है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। नाम तो क्या है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। लेकिन इसके अंदर 2 साइटोक्रोम होते हैं। कितने साइटोक्रोम, 2। एक तो साइटोक्रोम ए और एक साइटोक्रोम A3। इसीलिए मैंने जब वो बनवाया था उसमें क्या लिखा था, साइटोक्रोम AA3। ठीक है, कितने कॉपर सेंटर होंगे इसमें, 2। आयरन होगा, होगा, बस आयरन के साथ साथ इसमें आयरन तो है, साथ साथ क्या प्रेजेंट होगा, कॉपर भी। कॉपर के कितने सेंटर, 2 सेंटर। When the electrons pass from one carrier to another via complex 1 to 4 in the electron transport chain, they are coupled to ATP synthase। अब ETS से पास हो गए इलेक्ट्रॉन, ETS के पास बाद वो जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर 5 के पास। कॉम्प्लेक्स नंबर 5 में एक एंजाइम प्रेजेंट था, उस एंजाइम का नाम बताओ, ATP सिंथेज। एंजाइम का नाम क्या होगा, ATP सिंथेज। और वहां पे ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ADP प्लस PI से क्या बन जाएगा, ATP। क्या बन जाएगा, ATP। ठीक है, द नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल सिंथेसाइज्ड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनर। कितने ATP बनेंगे ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन कहां से आया है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, कितने ATP बनेंगे वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन डोनर का नेचर क्या था। इलेक्ट्रॉन डोनर कौन कौन हो सकता है, या तो NADH या FADH2। अगर इलेक्ट्रॉन NADH से आए तो कितने ATP बनेंगे, 3। FADH2 से आए तो 2। तो कितने ATP बनेंगे वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर के ऊपर। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH। अगर एक NADH के मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हुआ तो कितने ATP बनेंगे, 3। अगर FADH2 का हुआ तो कितने बनेंगे, 2 ATP बनेंगे। Although the aerobic process of respiration take place only in presence of oxygen, the role of oxygen is limited to the terminal stage of the process। कितना कुछ हमने पढ़ लिया, ऑक्सीजन तो कहाँ आया, बिल्कुल लास्ट में आया। ठीक है, वैसे तो एरोबिक रेस्पिरेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, लेकिन जितना भी हमने चैप्टर पढ़ा ऑक्सीजन कहाँ है, बिल्कुल टर्मिनल स्टेज पे आया। Yet the presence of oxygen is vital। लेकिन फिर भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस क्या है, बहुत वाइटल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। Since it derives the whole process by removing hydrogen from the system। अब जो ETS हमने देखा था उसमें सबसे ज्यादा रिडॉक्स पोटेंशियल किसका था, 5 का था, 5। सबसे ज्यादा मैंने तुम्हें बताया था कि जो फाइनल एक्सेप्टर हाइड्रोजन का वो कौन है, ऑक्सीजन। फाइनल एक्सेप्टर कौन है, ऑक्सीजन। मतलब कि सबसे ज्यादा जो रिडॉक्स पोटेंशियल है वो किसका है, ऑक्सीजन का। तो पूरा जो सिस्टम चल रहा है ना वो ऑक्सीजन ही चला रहा है। वो क्या कर रहा है, उसका ऑक्सीडेशन रिडॉक्स पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, तो वो खींच रहा है हाइड्रोजन को, है ना, अपने तक खींच रहा है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का फाइनल एक्सेप्टर कौन है, ऑक्सीजन। तो सबसे ज्यादा रिडॉक्स पोटेंशियल ऑक्सीजन का।
Unlike photophosphorylation, where it is the light energy that is utilized for the production of proton gradient required for phosphorylation. Phosphorylation होता है formation of ATP. Phosphorylation मतलब ATP, मतलब ADP में phosphate जोड़ दिया और ATP बन गया, वो phosphorylation है. प्लांट को भी तो जरूरत है ना ATP की. प्लांट करते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन. प्लांट क्या करेंगे? फोटोफॉस्फोराइलेशन. फोस्फोराइलेशन मतलब एटीपी बनाना, पर एटीपी बनाएंगे फोटो. फोटो मतलब लाइट, फोटो मतलब लाइट, यानी प्लांट्स एटीपी बनाते किसकी हेल्प से? लाइट की हेल्प से. तो प्लांट्स जो एटीपी बनाते लाइट की हेल्प से, जहां पे वो लाइट एनर्जी को यूज करके प्रोटोन ग्रेडियंट बनाएंगे. प्रोटोन ग्रेडियंट मतलब एक जगह प्रोटोन ज्यादा और एक जगह प्रोटोन कम, और जब वो प्रोटोन ग्रेडियंट टूटता है तो उनके अंदर बनता है एटीपी. क्या बनेगा? एटीपी. जबकि अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो वहां पे इट इज द एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन यूटिलाइज्ड फॉर द सेम प्रोसेस. उनमें तो वो काम कौन करा रहा है प्रोटोन ग्रेडियंट बनाने का? लाइट. प्लांट्स में काम कौन करा रहा है? लाइट करा रही है. पर रेस्पिरेशन के अंदर क्या होगा कि जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन चल रहा है, हमने देखा ना, एक ने हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया उसका रिडक्शन, फिर उसने वो हाइड्रोजन अगले को दे दिया उसका ऑक्सीडेशन. तो यहाँ पे जो प्रोटोन ग्रेडियंट बनता है वो बनता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वजह से. किसकी वजह से? तो प्लांट्स में जो फोस्फोराइलेशन होता है वो होता है लाइट की हेल्प से, फोटोफॉस्फोराइलेशन. पर रेस्पिरेशन जो होगा वो किसकी हेल्प से होगा? ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वजह से. किसकी हेल्प से? ऑक्सीडेशन. बनेगा दोनों में प्रोटोन ग्रेडियंट. जब प्रोटोन ग्रेडियंट होगा तभी एटीपी बनेगा, अगर प्रोटोन ग्रेडियंट नहीं होगा तो एटीपी नहीं बनेगा. ठीक है. इट इज फॉर दिस रीजन दैट द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. प्लांट्स में जो एटीपी बन रहा है वो लाइट की हेल्प से बन रहा है, तो उनको हमने कहा फोटोफॉस्फोराइलेशन. क्या कहा? फोटोफॉस्फोराइलेशन. पर रेस्पिरेशन में हो रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन. क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन. उसकी वजह से बन रहा है एटीपी. तो रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. You have already studied about the mechanism of membrane linked ATP synthesis as explained by chemiosmotic hypothesis in the earlier chapter. इससे पहले वाला चैप्टर फोटोसिंथेसिस है जो आज शुरू करेंगे. उसमें क्या है, वहां भी जो एटीपी बनता है वो प्रोटोन ग्रेडियंट की वजह से बनता है. ठीक है. और उस हाइपोथेसिस को बोलते हैं केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस. केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस किसने दिया? पीटर मिशेल ने नहीं दिया था. केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस किसने दिया था? पीटर मिशेल ने. कितने सेकंड पे पढ़ा था ये भी बता दो. As mentioned earlier, the energy released during the electron transport system is utilized in synthesizing ATP with the help of ATP synthase. That is complex number 5. अब देखो जो हमारा ETS है, ETS में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा था, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होने के दौरान जो भी हमने फाइनली क्या पहुंचाए? हाइड्रोजन पहुंचाए. किस तक? ऑक्सीजन तक. वाटर हमारा बन गया था. अब जो प्रोटोन ग्रेडियंट बना था वो किस तक पहुंचेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर 5 तक, है ना. और कॉम्प्लेक्स नंबर 5 पे एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम क्या है? एटीपी सिंथेस, जो एटीपी बनवा देगा. अब कॉम्प्लेक्स नंबर 5 में तुम्हें पता है दो कंपोनेंट होते हैं, एक F1 और एक F0. अब यहाँ पे देखो तुम्हें मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड, मेम्ब्रेन में धसा हुआ कौन सा दिख रहा है? F0. तो F0 जो है ना वो है इंट्रिंसिक प्रोटीन. कौन सा प्रोटीन? इंट्रिंसिक, है ना. और F1 जो है वो बाहर की तरफ है, तो F1 है पेरिफेरल प्रोटीन. F1 कैसा है? पेरिफेरल प्रोटीन. कॉम्प्लेक्स नंबर 5 के कितने पार्ट? एक F1, एक F0 और एक F1. इसमें हेड जैसा कौन दिख रहा है तुम्हें? F1. तो F1 को बोलते हैं हेड पीस. क्या बोलते हैं? हेड पीस. अब देखो हाइड्रोजन आयन आ रहे थे, हाइड्रोजन आयन को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करवा रहा है? F0. कौन करवा रहा है? F0. पर एटीपी बनवाने का काम कौन कर रहा है? F1. एटीपी में F1 में प्रेजेंट है एटीपी सिंथेस, जो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ के बना देगा एटीपी. एक एटीपी बनाने के लिए कितने H पॉजिटिव लगे? 2. कितने H पॉजिटिव लगे? 2. तो देखो F1 हेड पीस जो है वो कौन सा है? पेरिफेरल प्रोटीन है. कौन सा प्रोटीन है? पेरिफेरल, बाहर की तरफ है. ठीक है.
और उसके पास है साइट फॉर एटीपी सिंथेसिस। एटीपी कहां कहां से बनेगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। ठीक है, एफ नोट क्या है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, मेम्ब्रेन में धसा हुआ, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलो या इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलो। अब इसका काम क्या है कि ये एक चैनल बनाएगा, क्या बनाएगा, एक चैनल, मतलब एक रास्ता बनाया हुआ है जहां से तुम्हारे ट्रेवल कर सकते हैं प्रोटॉन। ठीक है, क्या ट्रेवल कर सकते हैं, प्रोटॉन। H पॉजिटिव को हम और क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। ठीक है, द पैसेज ऑफ प्रोटॉन्स थ्रू द चैनल इज कपल्ड टू द कैटालिटिक साइट ऑफ द F1 कंपोनेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। यहां से प्रोटॉन ट्रेवल करके जाएंगे, एटीपी सिंथेस तक पहुंचेंगे और वहां एटीपी बन जाएगा। For each ATP produced, 4H positive passes through F naught from the intermembrane space to the matrix down the electrochemical proton gradient. अब जो तुम्हारा ATP बन रहा है उसके लिए यहाँ पे कितने H, 4H पॉजिटिव। रोकना एक बार इसको। देखो यहाँ पे 4H पॉजिटिव नहीं आएगा, क्या आएगा, 2H पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एक एटीपी बनाने के लिए कितने H पॉजिटिव चाहिए, 2। तो ये नई एनसीईआरटी में करेक्शन है, 4 की जगह कितना करोगे, 2H पॉजिटिव करोगे। ठीक है, उसके बाद बस बैलेंस शीट देखनी है हमें। देखो, इट इज पॉसिबल टू मेक कैलकुलेशंस ऑफ द नेट गेन ऑफ एटीपी फॉर एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड, बट इन रियलिटी दिस कैन रिमेन ओनली ए थ्योरेटिकल एक्सरसाइज। अब ये जितनी भी एटीपी हमने निकाले 36 या 38, ये हमने कब निकाले, जब हम क्या खा रहे हैं, ग्लूकोज। क्या खा रहे हैं, ग्लूकोज, है ना। पर क्या हम हमेशा सिर्फ ग्लूकोज खाते हैं, कभी भी हम सिर्फ ग्लूकोज का इंटेक नहीं करते। मतलब एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल एक्सरसाइज है। दिस कैलकुलेशन कैन बी मेड ओनली ऑन सर्टेन अजम्पशंस। जो ये एटीपी आए हैं ये कब आएंगे, जब ये चारों के चारों पॉइंट सेटिस्फाई हो तभी आएंगे ये एटीपी। पहला पॉइंट क्या है, देयर इज अ सीक्वेंशियल orderly pathway functioning which one substrate forming the next and with glycolysis TCA cycle and DTS pathway following one after another। ये जो एटीपी बने हैं ना, ये कब बनेंगे, जब सबसे पहले क्या हो, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस के बाद फिर ETS, ऐसे चले, है ना, एक एक करके। लेकिन बॉडी में ऐसा नहीं होता, ये सारे पाथवे साइमल्टेनियसली चलते। ठीक है, तो जो भी हमारे एटीपी आएंगे वो कब आएंगे, जब फर्स्ट पॉइंट ये सेटिस्फाई होगा। दूसरा क्या है, द NADH synthesized in glycolysis is transferred into the mitochondria and undergoes oxidative phosphorylation। कि ग्लाइकोलिसिस में जो NADH बना है, ग्लाइकोलिसिस कहाँ हुआ था, साइटोप्लाज्म में, है ना, यानी NADH बना था साइटोप्लाज्म में, पर वो NADH हमें भेजना होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ भेजना होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, और उसके बाद उसका होना चाहिए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, तभी हमारे ये एटीपी बनेंगे। None of the intermediates in the pathway are utilized to synthesize any other compound। जैसे हमने एम्फीबोलिक पाथवे पढ़ा था, एम्फीबोलिक में क्या था कि शुरू में हमने देखा था कि जो रेस्पिरेशन है वो एक कैटाबोलिक पाथवे है, पर फिर हमने देखा था कि सिर्फ तोड़ने के काम नहीं आता, कोई चीज बन भी सकती है अगर बॉडी को जरूरत है तो, मतलब ये एनाबोलिक पाथवे भी है। बट जो ये हमारे एटीपी बनेंगे वो सिर्फ तब बनेंगे जब हम रेस्पिरेशन को कैटाबोलिक पाथवे माने, मतलब सिंथेसिस के लिए हम उसको यूज ना करें, सिर्फ चीजों को तोड़ने के लिए यूज करें तभी बनेगा। नेक्स्ट है, ओनली ग्लूकोज इज बीइंग रेस्पायर्ड। ये जो रिजल्ट आया हमारे कब आया, जब सिर्फ हमने क्या लिया है, ग्लूकोज लिया। नो अदर अल्टरनेटिव सबस्ट्रेट्स एंटरिंग इन द पाथवे एट एनी ऑफ द इंटरमीडिएट स्टेज। जैसे हमने देखा नहीं था, कहीं से प्रोटीन एंटर कर रहे थे, कहीं से फैटी एसिड, कहीं से ग्लिसरॉल एंटर कर रहा था, वैसा नहीं होना चाहिए, तभी ये रिजल्ट आएगा। बट दिस काइंड ऑफ assumptions आर नॉट रियली वैलिड इन लिविंग सिस्टम। All pathways work simultaneously and do not take place one after another। ऐसा नहीं होता कि सारे एक के बाद ऐसे चले, सारे क्या होंगे, simultaneously चलेंगे। Substrates enter the pathway and are withdrawn from it as and when necessary ATP is utilized as and when needed enzymatic rates are controlled by multiple means। जैसे हर एक जो स्टेप चाहे ग्लाइकोलिसिस हो चाहे टीसी हो, हर एक स्टेप पे एक एंजाइम इन्वॉल्व था ना, एंजाइम इन्वॉल्व। अब वो एंजाइम को जरूरी नहीं है कि हमारी बॉडी में जैसे वो काम करता है वैसी कंडीशंस मिले, है ना। हो सकता है कई बार बॉडी में पीएच ज्यादा हो, कई बार बॉडी में पीएच कम हो, कई बार टेम्परेचर ज्यादा हो, कई बार टेम्परेचर कम हो, तो एंजाइम जो है वो अलग अलग रेट से काम करेगा। ये सारे जो स्टेप थे, तुम्हारा ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, कोई भी स्टेप था, हर एक स्टेप में कौन काम आ रहा है, एंजाइम। कौन काम आ रहा है,
एंजाइम। पर जैसा हम चाहते वैसा जरूरी नहीं है ना कि एंजाइम हर बार काम करे। क्यों? क्योंकि बॉडी में सेम कंडीशंस तो मेंटेन रह नहीं सकती। तो पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा, कोई भी स्टेप एक के बाद दूसरा नहीं होता, सारे स्टेप साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं। एक क्या है कि हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये बस एक कैटाबोलिक पाथवे होना चाहिए, कि सिर्फ ग्लूकोज टूटना चाहिए। बट एक्चुअल में क्या है, जैसे मान लो तुम्हारी बॉडी में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना, उसकी बॉडी में जरूरत है, तो उसको रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस से निकाल के बॉडी यूज कर लेगी। ठीक है, कुछ भी बनाने के लिए, मतलब एनाबॉलिक तरीके से भी उसको यूज किया जा सकता है ना। सिर्फ कैटाबॉलिक प्रोसेस ये नहीं है, एम्फीबॉलिक है। Yes, it is useful to do this exercise to appreciate the beauty and efficiency of the living system in extraction and storing energy. Hence, there can be a net gain of 38 ATP molecules during aerobic respiration of 1 molecule of glucose. अब NCERT 36 ATP की बात नहीं करती, NCERT ने सिर्फ किसकी बात की है? 38 ATP की बात की है। तो तुम्हें ये लाइन देगा कि बताओ ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कितना नेट गेन होगा एटीपी का। तो कितना करोगे? 38। इन्होंने कंप्लीटली ऑक्सीडाइज वगैरह कुछ यूज नहीं किया, सिर्फ तुम्हें क्या देगा? ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हुआ है तो कितना नेट गेन होगा। ठीक है, नेट गेन लिख दिया इन्होंने। तो कितने एटीपी का? 38। नाउ लेट अस कंपेयर फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। फर्मेंटेशन जो है accounts only for a partial breakdown of glucose, whereas in aerobic respiration it is completely degraded to CO2 and water. फर्मेंटेशन में क्या होगा? ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। अगर फर्मेंटेशन हो रहा है, कितने टाइप का था फर्मेंटेशन? 2 टाइप का, पहला और दूसरा है ना। अब जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है उसमें ग्लूकोज से क्या बन रहा था? लैक्टिक एसिड। और इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन में इथाइल अल्कोहल बन रहा था, है ना। मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन वहां नहीं हुआ था ग्लूकोज का। पर एरोबिक रेस्पिरेशन अगर होगा तो लास्ट में ग्लूकोज से क्या बन जाएगा? CO2 और वाटर। क्या बनेगा? CO2 और वाटर। फर्मेंटेशन में देयर इज अ नेट गेन ऑफ ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। फर्मेंटेशन में सिर्फ ग्लाइकोलिसिस होता है, और ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। कितना नेट गेन होता है ग्लाइकोलिसिस में एटीपी का? 2। यानी फर्मेंटेशन जब होगा तो हमें सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी मिलेंगे। कितने एटीपी मिलेंगे? 2। फर्मेंटेशन में सिर्फ 2 एटीपी मिलते हैं फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज डिग्रेडेड टू पायरुविक एसिड, whereas many more molecule of ATP are generated in aerobic condition. एरोबिक कंडीशन में ज्यादा एटीपी मिलते हैं हमें। NADH is oxidized to NAD+। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, देखो। फर्मेंटेशन में क्या होगा कि NADH से बनेगा NAD+। अब NADH के पास हाइड्रोजन था, इसने अपना हाइड्रोजन लूज कर दिया, तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। तो NADH जब ऑक्सीडाइज होगा तो NAD+ बनेगा। और फर्मेंटेशन में जब ये चीज होती है तो वो स्लो होती है। कैसी होगी? स्लो होगी। लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन में ये चीज बहुत विगरस होती है, बहुत फास्ट होगी। ठीक है, तो फर्मेंटेशन में NADH का ऑक्सीडेशन स्लो और एरोबिक रेस्पिरेशन में फास्ट। ठीक है, बहुत विग्रस होगा। ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? NADH के ऑक्सीडेशन से NAD+।